वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने यहाँ पर छोड़ दिया था सॉलिड एंगल पर, घनकोण पर। तो घनकोण पर हम बात करते हैं कि वास्तव में घनकोण है क्या चीज, घनकोण किसे बोल रहे हैं। आपने एक नॉर्मल कोण पढ़ा होगा, जैसे कि एक वृत्त है, इस पर हमने ये छोटा सा चाप ले लिया इस तरह से। तो इसका जो केंद्र है, इस पर जो अंतरित कोण है, इस चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण है वो कितना है, थीटा। और इस वृत्त की त्रिज्या यदि कितनी है, आर। इस चाप को बोल दिया हमने कितना है, ए बी चाप है। तो यहाँ पर कोण बराबर आप क्या लिखते थे, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप ए बी बटे त्रिज्या कितनी, आर। तो ए बी चाप की भी लंबाई होगी, अरे चाप की भी लंबाई होगी, तो इसकी भी विमा मीटर होगी और इसकी भी विमा मीटर अपॉन मीटर। विमाहीन हो जाएगा, ये विमाहीन है। लेकिन मात्रक क्या होता है इसका, डिग्री या रेडियन। कोण को हम ऐसे तो लिखते हैं 5 डिग्री या 7 डिग्री 60 डिग्री, तो डिग्री, और या फिर रेडियन में भी पढ़ा होगा, पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई करके हम उसको किस में चेंज कर सकते हैं, रेडियन में। तो एक बात बताओ, जो वृत्त है वो कैसी आकृति है, 2D या 3D बताओ। वृत्त है वो एक 2D है, जैसा समतल में दिख रहा है वैसा ही है। तो उसके लिए ये आ रहा है मीटर अपॉन मीटर विमाहीन, और मात्रक इसका डिग्री अपॉन रेडियन। यदि हम इस वृत्त के स्थान पर यदि हम एक गोला लें, ये तो वृत्त के लिए बात कर ली हमने, अब हम ये गोला ले रहे हैं, क्या है ये, गोला है। तो गोले पर हम ये लेंगे, इस तरह से कुछ क्षेत्रफल बनेगा, यहाँ पर इस तरह से ये क्षेत्रफल आएगा, इस तरह से उसके पृष्ठ पर, क्योंकि गोला है तो इस तरह से क्षेत्रफल कटेगा। मतलब एक शंकुनुमा संरचना है, ध्यान देना। ये किस तरह से, जो आइसक्रीम आती है कोन वाली, उस तरह से संरचना है। तो ये इसका एंगल केंद्र रहा, ये इसका थीटा रहा, जिसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं डी ओमेगा से। वहां पर थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। त्रिज्या वही आर रहेगी, और इसका जो क्षेत्रफल है वो हमने बोल दिया कितना है, डी ए। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना बोल दिया, जो पृष्ठ है, जैसे वहां पर चाप ले रहे थे, उस पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ में से छोटा सा भाग, संपूर्ण वृत्त पर से एक छोटा सा भाग चाप, इसी प्रकार से संपूर्ण गोले पे से छोटा सा भाग ले रहे हैं। जैसे कि कोण के ऊपर का जो होता है, अरे कोण इसी तरह से तो होती है, इस तरह से ही तो होती है कोण। तो ये वाला जो भाग है, छायांकित वाला भाग, वो है ये डी ए। तो यहाँ पर जो घन कोण है, इस डी ओमेगा को ही हम बोलते हैं घन कोण। तो कोण तो नॉर्मल होता है वो 2D में होता है, और घन कोण किस में होता है, 3D में, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी ओमेगा से। ये होता है, वहां पर मीटर अपॉन मीटर आ रहा था, यहाँ पर एक विमा बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्षेत्रफल बन रहा है, वहां पर तो लंबाई बन रही थी, यहाँ क्षेत्रफल बनना है। तो डी ए, और इससे इसकी विमा कट नहीं होनी चाहिए, विमाहीन होनी चाहिए राशि। तो क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, नीचे भी कितना आएगा, आर स्क्वायर, ताकि ये कैसा बना रहे, विमाहीन। लेकिन इसका मात्रक है वो कितना आता है, स्टेरेडियन। मात्रक क्या होता है इसका, स्टेरेडियन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एस आर से। किससे, एस आर से, स्टेरेडियन, इस तरह से। तो घनकोण की जो परिभाषा है या वो कितनी है, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये तो क्या है, इसकी मैथमेटिकल परिभाषा है। लेकिन हम इसकी रचना के आधार पर परिभाषा दें कि जो डी ओमेगा घनकोण है, ये वास्तव में घनकोण कितने के बराबर होगा। तो देखें, एक हमने अल्पांश क्षेत्रफल लिया, ठीक है, इस अल्पांश क्षेत्रफल को ले रहे हैं हम, किसी भी गोलीय पृष्ठ पर से हमने इस अल्पांश क्षेत्रफल को लिया। इसके केंद्र पर अंतरित जो कोण है, इस घनकोण का मान, जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा, 3D में है, तो इस कोण को हम कौन सा नाम देंगे, घनकोण नाम देंगे। ये केंद्र रहा, ये क्षेत्रफल रहा। इस क्षेत्रफल की जो दिशा है कहां पर होगी, बाहर की दिशा में होगी, कितनी, डी ए वेक्टर। अब इस डी ओमेगा की हम रचनात्मक परिभाषा दे रहे हैं। एक तो मैथमेटिकल परिभाषा तो क्या है, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से मैथमेटिकल परिभाषा हो गई। रचना करने पर कि ये वास्तव में डी ओमेगा बराबर किसके होगा, तो ध्यान से देखना इसकी परिभाषा को, थोड़ी अटपटी सी है लेकिन सरल है, अटपटी है लेकिन सरल है। ध्यान से देखना कि एक अल्पांश क्षेत्रफल है, इस अल्पांश क्षेत्रफल के द्वारा इसके केंद्र पर जो अंतरित घनकोण का मान, इस क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु को जो बनाने पर शंकुनुमा आकृति बन रही है, इस क्षेत्रफल का प्रत्येक बिंदु है, यहाँ से इन सभी बिंदुओं को हमने यहाँ पर मिलाया, ठीक है। तो एक शंकुनुमा आकृति बन गई। इस शंकु को, इस केंद्र से यदि हम एक आर त्रिज्या का वृत्त बनाकर, आर त्रिज्या का गोला बनाकर, आर त्रिज्या का यहाँ पर एक गोला बनाए, तो इस तरह से एक गोला जाएगा 3D में।
तो इस तरह से कुछ आकृति बनेगी। इस तरह से एक गोला आ रहा है, ठीक है। इसको केंद्र मानते हुए हम एक गोला बनाते हैं। तो गोले का जो क्षेत्रफल है, इस वाले क्षेत्रफल को जितना कट कर रहा है, मतलब इन दोनों का कह सकते हैं उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, इसकी जो दिशा है इस वाले क्षेत्रफल की, गोले के जो क्षेत्रफल की जो दिशा है वो मान लिया हमने ds वेक्टर, और दोनों के बीच का जो एंगल मान लिया वो कितना मान लिया, थीटा मान लिया। इस चीज को देखना अभी नॉर्मली कि ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण का मान कितने के बराबर होगा। कैसे देंगे उसकी डेफिनेशन, कि इसको हम केंद्र मानकर एक आर त्रिज्या का क्या खींचे, एक गोला खींचे। तो उस आर त्रिज्या के गोला, जो आर त्रिज्या का हम क्या खींच रहे हैं, गोला खींच रहे हैं, और उस आर त्रिज्या के गोले के द्वारा काटे गए उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, या इन दोनों उभयनिष्ठ क्षेत्रफलों के बराबर होगा। जो उभयनिष्ठ जो क्षेत्रफल है उसके बराबर होगा घन कोण का मान परिमाण में। जैसे कि हमने एक गोला बनाया, उसने क्षेत्रफल को इसको 5 मीटर स्क्वायर के बराबर काट दिया। यहाँ पर जो दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल आ रहा है 5 मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो घन कोण डी ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, 5 मीटर स्क्वायर को हटाकर क्या लगा देना है, स्टेरेडियन। मतलब ये कह रहा है रचनात्मक परिभाषा कि घन कोण परिमाण में कितने के बराबर होगा। एक हम इसको केंद्र मानकर आर जगह गोला खींचे, वो इसको जितना काट रहा है, जितना उभयनिष्ठ क्षेत्रफल मिलकर आ रहा है, वो उभयनिष्ठ क्षेत्रफल ही कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर डी ओमेगा के बराबर ही हो जाएगा। ये तो नॉर्मल डेफिनेशन रही। अब यहाँ पर डी ए और डी एस के बीच में जो कोण है वो कितना है, थीटा। यहाँ पर डी ए का इधर घटक कितना हो जाएगा, डी एस कॉस थीटा। डी ए का इधर घटक कितना हो जाएगा, डी एस कॉस थीटा। इस तरह से तो यहाँ पर डी एस कॉस थीटा हम इसकी वैल्यू डाल सकते हैं, डी ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये किसकी, घन कोण की क्या रही, परिभाषा रही। क्या रही, घन कोण की परिभाषा रही। तो घन कोण हेडिंग डालें और पहले क्वेश्चन के रूप में लिखें कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन किस तरह से आएगा। लिखें घन कोण को परिभाषित कीजिए, क्वेश्चन किस तरह से आएगा उसे लिखें पहले कि घन कोण को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि, घन कोण को परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि संपूर्ण गोले के द्वारा, तथा सिद्ध कीजिए कि संपूर्ण गोले के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घन कोण का मान, संपूर्ण गोले के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित, उसके केंद्र पर अंतरित, ये वाला अंतरित, उसके केंद्र पर अंतरित घन कोण का मान 4 पाई होता है। ये सिद्ध करना है, उसके केंद्र पर अंतरित घन कोण का मान 4 पाई होता है। अंतरित घन कोण का मान 4 पाई होता है। अब इसमें लिखना लिखें इसमें किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी केंद्र पर अंतरित घन कोण का मान किसी क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घन कोण का मान परिमाण में, घन कोण का मान परिमाण में, लैंग्वेज थोड़ी अटपटी है लेकिन रचनात्मक अगर हम थोड़ा थोड़ा एक टर्म पर ध्यान दें तो इजी लगेगी। किसी क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घन कोण का मान, किसी क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घन कोण का मान परिमाण में उस क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु को उस क्षेत्रफल के जो छायांकित भाग है, इसको हमने मान लिया, ये भी प्रश्न है,
उस क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु को केंद्र बिंदु से मिलाने पर बने शंकु को उस क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु को बिंदु O से मिलाने पर बने शंकु को कॉमा लगाकर फिर लिखना बिंदु O को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या का बिंदु O को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या के गोले के द्वारा काटे गए बिंदु O को केंद्र मानते हुए स्मॉल r त्रिज्या के गोले के द्वारा काटे गए उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होता है। काटे गए उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होता है। काटे गए उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होता है। इस सीढ़ी को थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं इसमें। रहने देते हैं इसको, और ये वाला ds रहा dA, और ये वाला गोले से वाला ds, और ये वाला थीटा। इसको CD बोल दिया और इसको AB बोल दिया। काटे गए उभयनिष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होती है, वहां तक लिख दिया था। अर्थात घन कोण डी ओमेगा इक्वल टू डी अपॉन आर स्क्वायर लिख देना समीकरण नंबर 1। घन कोण डी ओमेगा इक्वल टू डी अपॉन आर स्क्वायर समीकरण नंबर 1, और नीचे लाइन लिखना घन कोण एक विमाहीन राशि है। घन कोण एक विमाहीन राशि है। घन कोण एक विमाहीन राशि है, लेकिन इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। नॉर्मल कोण होता है उसका तो मात्रक रेडियन, और इसका क्या होता है स्टेरेडियन। और डिग्री में बोले तो क्या होगा बता सकते हो? जब मीटर अपॉन मीटर था तब डिग्री होता था, अब मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाता है डिग्री स्क्वायर। ये ध्यान रखना, मात्रक अगर डिग्री में पूछे तो डिग्री स्क्वायर, और रेडियन में स्टेरेडियन में पूछे तो स्टेरेडियन। ठीक है, विमाहीन और मात्रक स्टेरेडियन होता है। अब इसके बाद इस वाले चित्र को बनाएं, इसको ये नहीं बनाना है। डी ए जो क्षेत्रफल लिया है वो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, और ds जो गोलीय पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल है। लिख देना ds वेक्टर तो क्या है गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, और डी ए वेक्टर क्या है यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जिसके लिए हमें घनकोण ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल
और चूंकि डी ए वेक्टर इक्वल टू कितने के बराबर है यहाँ पर डी एस कॉस थीटा, लिख देना। चित्र को बनाने के बाद नीचे की जो चीजें हैं उनको लिख देना और इसको डाल देना समीकरण नंबर 2 और यहाँ पर लिख देना फिर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो एक में डी की वैल्यू हमने डी एस कॉस थीटा रख दी, तो डी ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण 1 व 2 से डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो घनकोण की जो परिभाषा है उससे कोण की परिभाषा से वो मीटर अपॉन मीटर था, यहाँ पर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ये तो मैथमेटिकल परिभाषा होती है। इसकी रचनात्मक परिभाषा देने के लिए हमने इस चित्र को बनाया था। एक बार दोबारा सुन लें कि जो छायांकित भाग के द्वारा किसी केंद्र पर अंतरित जो घन कोण है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी ओमेगा। आपको लग रहा होगा ओम, लेकिन नॉर्मली इसको ओमेगा बोला जाता है, डी ओमेगा। वैसे ओमेगा तो ये वाला होता है साइन, ये वाला, लेकिन नॉर्मली हम यहाँ पर इसको ओम के स्थान पर ओमेगा ही बोलते हैं, घन कोण को डी ओमेगा। तो डी ओमेगा का जो मान है, डी से क्यों रिप्रेजेंट करें, क्योंकि अल्पांश है, अवकलन के रूप में इसको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि छायांकित भाग है वो छोटा लिया गया है, इसलिए तो डी और डी एस वेक्टर ले रहे हैं क्योंकि अल्पांश है। तो इस क्षेत्रफल के द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया घन कोण है वो कितने के बराबर होगा, तो उसको बता रहे हैं कि यहाँ से भैया आप क्या करोगे, इसको केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गोला खींचो और वो गोला इस छायांकित भाग को जितना काट रहा है, मतलब दोनों का जो बेनिस्ट क्षेत्रफल आएगा 6 मीटर स्क्वायर 7 मीटर स्क्वायर, उतने की ही क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा। तो उस आधार पर हमने इसकी एक और परिभाषा दे दी, या डी की हमने सीधी वैल्यू रखी है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 डाल देना इस पर। और इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक गोला है, इस गोले का हमने छोटा सा भाग ये वाला लिया और इसके केंद्र पर जो अंतरित कोण है ये वाला वो कितना है, डी ओमेगा है, आर त्रिज्या है, वो केंद्र है, ये छायांकित भाग है, इसका गोलीय पृष्ठ का छोटा सा भाग लिया है हमने, गोलीय पृष्ठ का एक छोटा सा भाग लिया है, उसके द्वारा तो केंद्रित कोण कितना है डी ओमेगा। यदि हम छोटे छोटे पर पूरे को लेते जाएं, डी ओमेगा डी ओमेगा डी ओमेगा, इन सभी को जोड़ें तो संपूर्ण जो एंगल यहाँ पर बनेगा इन क्षेत्रफल के द्वारा, छोटे छोटे क्षेत्रफल के द्वारा, वो कितना होगा 4 पाई होगा। ये और हमें सिद्ध करना है, तो आगे हेडिंग डालें संपूर्ण गोले के द्वारा, इसी में ही हेडिंग है संपूर्ण गोले के द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण, संपूर्ण गोले के द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण, संपूर्ण गोले के द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण। संपूर्ण गोले के द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण। संपूर्ण गोले के द्वारा केंद्र पर अंतरित घन कोण। इस वाले चित्र को बनाओ। गोले वाले चित्र को बनाओ उसको। हेडिंग डालने के बाद
लिखना है इसमें संपूर्ण गोले के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घन कोण का मान ज्ञात करने के लिए, संपूर्ण गोले के द्वारा उसके केंद्र पर घन कोण का मान ज्ञात करने के लिए एक अल्पांश क्षेत्रफल, संपूर्ण गोले के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घन कोण का मान ज्ञात करने के लिए एक अल्पांश क्षेत्रफल गोले के पृष्ठ पर ए बी लेते हैं। एक अल्पांश क्षेत्रफल गोले के पृष्ठ पर ए बी लेते हैं। एक अल्पांश क्षेत्रफल गोले के पृष्ठ पर ए बी लेते हैं, तब इसके द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण निम्न होगा। तब इसके द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण निम्न होगा। केंद्र पर अंतरित घन कोण निम्न होगा। केंद्र पर अंतरित घन कोण निम्न होगा। डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। घन कोण की परिभाषा ली है हमने, इधर देखें पहले तो संपूर्ण गोले के लिए, संपूर्ण गोले के लिए क्या कर दोगे, ये तो अल्पांश के लिए लिया है, संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए लेना है तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे। डी ओमेगा इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा को, इसको इंटीग्रेशन को तो हम कितना लिख देंगे, ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखें कॉस थीटा किस किस के बीच का क्षेत्रफल था, डी एस और डी ए। तो डी ए जो हम क्षेत्रफल ले रहे थे, ये क्षेत्रफल है, इसकी दिशा डी ए, और इसको यदि हम इसको केंद्र आर त्रिज्या का गोला मानते हुए ही, इसको ही ओ को ही हम केंद्र मानते हुए आर त्रिज्या का यदि हम एक गोला बनाएं, तो उसके द्वारा जो छायांकित भाग है उसको काटने पर जो क्षेत्रफल, तो इसको इसी के ऊपर ही काटेगा दूसरा जो पृष्ठ है, क्योंकि गोले अरे भाई आर त्रिज्या के गोली पृष्ठ पर ही तो छायांकित भाग लिया है हमने। तो ओ को केंद्र मानकर यदि हम एक गोली पृष्ठ बनाए, रचनात्मक जो परिभाषा थी, छायांकित भाग को ही पूरा कवर कर लेगा वो, तो डीएस वेक्टर की भी दिशा कहां पर आएगी, इसी के साथ ही आएगी। डीएस वेक्टर और डीए वेक्टर दोनों एक दूसरे के परफेक्ट पैरेलल हैं, चूंकि cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos 0 इक्वल टू 1, चूंकि ds वेक्टर और पैरेलल है dA, ds और dA दोनों ही पैरेलल हैं, क्योंकि dA तो किसकी डायरेक्शन थी, जो हम क्षेत्रफल ले रहे थे उसके लिए डायरेक्शन वो क्षेत्रफल के लंबवत है, यहाँ आएगी, और इसको यदि हम केंद्र मानकर आर त्रिज्या का गोला खींचे तो वो इसको ही पूरा कवर कर लेगा। या हम ये कह सकते हैं, एक चीज समझो, जो हम गोला लेंगे तो वो गोला इस वाले क्षेत्रफल को पूरा कवर कर लेगा, यानी कि मैक्सिमम क्षेत्रफल कवर हो रहा है। तो उभयनिष्ठ क्षेत्रफल का मान क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। उभयनिष्ठ क्षेत्रफल का मान क्या आ रहा है, मैक्सिमम, और मैक्सिमम मान के लिए cos थीटा का मान कितना होता है, 1। अरे cos थीटा मैक्सिमम कितना होता है, cos थीटा जो मैक्सिमम होता है वो 1 होता है। तो इससे भी समझ सकते हो या उससे समझ सकते हो कि ds और dA दोनों ही कैसे आ रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। तो पैरेलल आ रहे हैं, नाउ cos थीटा इक्वल टू cos 0 इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, ds वेक्टर और dA वेक्टर दोनों पैरेलल हैं। इसलिए ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ds अपॉन आर स्क्वायर। r तो क्या है, उसकी त्रिज्या बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट है, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब क्या है, ds क्या है, ये अल्पांश क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को यहां पर लेंगे, यहां पर लेंगे, इस पूरे को हम जोड़ेंगे 3D में पूरे गोले पर, तो पूरे गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ ds या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ds जो है वो क्या है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा तो वो कितना बच जाएगा, 4 पाई। तो संपूर्ण गोले के लिए
उसके केंद्र पर अंतरित जो कोण होगा ये वाला पूरा, वो कितना बनेगा 4 पाई। ठीक है, लिखते हैं ऐसे, पूरा लिख दो और चित्र में रिप्रेजेंट कर देना ds और dA वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है वो। ठीक है, तो घनकोण की परिभाषा लेकर चले थे संपूर्ण गोले के लिए, इंटीग्रेशन करते हुए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की वैल्यू डाली है उसमें, और cos थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है 1 होता है, या उससे देख लो चित्र से कि ds वेक्टर और dA वेक्टर के बीच का एंगल था और वो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एंगल की 0, तो cos 0 का मान 1। इसको पूरा लिख दो और फिर इसके बाद एक लाइन लिखनी है यहाँ पर, लिखना अतः संपूर्ण गोले के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित, अतः संपूर्ण गोले के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घनकोण का मान, अतः संपूर्ण गोले के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घनकोण का मान, अतः संपूर्ण गोले के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घनकोण का मान 4 पाई होता है। संपूर्ण गोले के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित घनकोण का मान 4 पाई होता है। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अरे आपने गाउस का नियम पढ़ा है क्या? गाउस का नियम विद्युत क्षेत्र के लिए, विद्युत फ्लक्स के लिए पढ़ा होगा कि एक बंद पृष्ठ के अंतर्गत कुल आवेश प्लस क्यू है। अब एक बंद पृष्ठ के अंतर्गत कुल आवेश प्लस क्यू है, तो इससे निर्गत जो फ्लक्स है उसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट ds या dA वेक्टर, कुछ भी लिख सकते हो ds या dA। तो इस बंद पृष्ठ से निर्मित या निर्गत नेट फ्लक्स है वो कितना होगा, इस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश और 1/एप्सिलॉन की गुणनफल के बराबर होगा। पढ़ा होगा आपने ये वाला नियम गाउस का, और इस पर रिलेटेड आपने बहुत क्वेश्चन भी किए होंगे फ्लक्स पर। सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, तो सिग्मा क्यू कितने के बराबर ही हो गया, टोटल क्यू ही दे रखा है, क्यू ही माना है हमने, इसलिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होती है, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। और कोई मीडियम होता है उसके लिए लिख देते हैं हम एप्सिलॉन एम, मीडियम। तो एप्सिलॉन एम को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। और एप्सिलॉन आर को क्या बोलते थे बताओ, याद है? एप्सिलॉन आर को क्या बोलते थे, परावैद्युतांक। क्या बोलते थे, परावैद्युतांक। तो ये सब चीजें हैं। अगला टॉपिक ही है ये कि गाउस का हमें नियम लिखना है और उसको सिद्ध भी करना है, व्युत्क्रम वर्ग नियम से हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये काम करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।